22 अक्टूबर साल 2008 में इंडिया चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर ये स्पेसक्राफ्ट कुछ ऐसी चीज की गूंज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइंस चल जाती है। वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 पहली बार इसका ठोस सबूत लाता है दुनिया के सामने कि चांद पर पानी मौजूद है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो चांद की साउथ पोल एरिया में मौजूद है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठता है। अमेरिका और चाइना रेगुलरली मून पर मिशंस भेजे जाते हैं। इसराइल कोशिश करता है चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की। इसके अलावा जापान, यूरोप और रशिया भी कई लूनर मिशन प्लान किए जाते हैं। लेकिन आज दुनिया की नज़र है इंडिया की चंद्रयान 3 मिशन पर। और चंद्रयान 2 का मिशन क्यों फेल हो गया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मून मिशन यानी चांद पर भेजे जाने वाले मिशन 5-6 अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। साल 1950s में पहली बार था जब इंसानों ने चांद पर मिशन भेजने शुरू किए थे और तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी जैसे ऐसे इम्प्रूव होती गई है, इन मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी उतनी ही बढ़ती गई है। नाजरीन, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चांद की साउथ पोल पे कामयाब लैंडिंग ने बेशुमार सवालात को जन्म दिया है। 1959 में जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने चांद पर पहली लैंडिंग की, तो उसके बाद एक एक करके पावरफुल नेशन का चांद पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अभी तक टोटल 12 कंट्रीज की जानिब से 138 मून मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 ने ऐसा किया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया की धूम मची हुई है। बेशक अभी तक 138 लूनर मिशन हुई है, लेकिन इसरो ने असल में वो कारनामा अंजाम दिया है जिसको आज तक कोई भी नहीं कर पाया। पहली बात तो ये कि इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने चांद के साउथ पोल पे कामयाब लैंडिंग की है। अब जो लैंडिंग साइट है वो 70 डिग्री सेल्सियस साउथ है। वहाँ पर कई सारे क्रेटर्स मौजूद हैं जो हमेशा शेड में रहते हैं। वहाँ कोई धूप नहीं पड़ती और इसलिए माना जाता है कि उन क्रेटर्स के अंदर कुछ बर्फ मौजूद हो सकती है। यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि रोवर को चांद पर उतारने के बाद सिर्फ एक लूनर डे का वक्त मिलेगा अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए। एक लूनर डे धरती के करीब 1 महीने जितना होता है, मतलब 2 हफ्ते दिन 2 हफ्ते रात समझ लो। रोवर को सिर्फ 14 दिन का वक्त मिलेगा सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि चंद्रयान 3 में मौजूद जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो नाइट लूनर के लिए नहीं बने। जब चांद पर रात होती है तो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। 232 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। तो इतने ठंड में कोई इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करेगा। इसलिए इसरो के चीफ ने कहा है कि हम जानते हैं कि लैंडिंग तब हो जब चांद पर सूरज निकल रहा हो। तब से लेकर हमें फिर 14 से 15 दिन का वक्त मिलेगा काम करने के लिए। 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पे लैंड करने के लिए ऑर्बिटर से अलग होता है। इसमें लगे थ्रस्टर का काम लैंडर की स्पीड को कम करना था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, लेकिन चांद के सरफेस से सिर्फ 2100 मीटर के डिस्टेंस पर विक्रम लैंडर का अर्थ पर मौजूद इसरो के टीम से कांटेक्ट टूट गया। उसके बाद किया हुआ ये किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन एनालिसिस से ये इशारा मिलता है कि विक्रम लैंडर पाइन ब्रेकिंग पेस के दौरान अपने बक्स से हट गया था और ज्यादा स्पीड से चांद के सरफेस से जाकर टकरा गया। लेकिन इस क्रैश का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल सका। चंद्रयान 2 का जो मिशन था उसे आधा सक्सेस बताया जाता है। आधा सक्सेस इसलिए कि चंद्रयान 2 में जो भेजा गया ऑर्बिटर था वो अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद 28 अगस्त 2023 को रशियन लूना 25 ने भी साउथ पोल पर लैंडिंग करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका भी कांटेक्ट टूट गया, जिसके बाद उसको क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब सवाल उठता है कि साउथ पोल अगर स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के लिए इतना डिफिकल्ट है, फिर यहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है? इसका सीधा साधा जवाब है फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए अपनी मुश्किलें आसान करना।
किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना एक बहुत बड़ा मसला होता है। एक रॉकेट के साथ बूस्टर लगते हैं जो कि एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। इस पूरे प्रोसेस में हद से ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है। रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 5000 केजी फ्यूल सिर्फ 1 सेकंड में जलता है। तो अब आप अंदाज़ा लगा ले कि जब तक रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच जाता ये कितना ज़्यादा फ्यूल बर्न करता होगा। इन्हीं मुश्किलात को आसान बनाने के लिए साइंसदानों के पास एक सलूशन है कि क्यों न चांद पर ही एक बेस बनाई जाए, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है। इसी वजह से अगर वहाँ से स्पेस मिशन पे जाना होगा तो कम से कम फ्यूल में ये काम हो सकता है। पर मसला ये है कि कम फ्यूल ही सही, पर चांद पर फ्यूल आएगा कहाँ से? यहाँ पर अगर कोई बेस होगी तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कैसे की जाएगी? जैसा कि आपने जाना कि चांद के साउथ पोल पर वाटर आइस के होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अगर तो ऐसा है तो फिर पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग कर दिया जाएगा और ये दोनों गैसेस रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। इसके अलावा लूना साउथ पोल के बारे में ये ख्याल है कि यहाँ पर हीलियम 3 भी मौजूद हो सकता है। ये आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तो यहाँ पर हीलियम 3 की रिसोर्सेज मिल गए तो ये चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए एनर्जी बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हुई तो उसको वापस अर्थ पर भी लाया जा सकता है, क्योंकि कुदरती तौर पर अर्थ पर हीलियम 3 बहुत रेयर है। इन्हीं सब साइंटिफिक रिसर्च के लिए तमाम पावरफुल कंट्रीज चांद पर जाना चाहती है, जिसमें इंडिया के चंद्रयान 3 ने यहाँ कामयाब लैंडिंग करके हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाया है। और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 3 दिन पहले रशियन लूना 25 ने लूनर साउथ पोल पर क्रैश किया है, जिस पर $200 मिलियन यानी 1640 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। और वहाँ चंद्रयान 3 ने रशियन के मुकाबले में सिर्फ 615 करोड़ रुपयों में ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ पूरा किया। चंद्रयान 3 के डिज़ाइन की बात की जाए तो ये 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है प्रोपल्जन मॉड्यूल, जो लैंडर और रोवर दोनों को चांद के ऑर्बिट तक लेके गया। इसके बाद है विक्रम लैंडर, जिसको इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई के एजाज में ये नाम दिया गया है। अगर ये तमाम रिसर्च बिल्कुल ठीक अंदाज में हुई तो इंडिया साउथ पोल पे लैंड करने के साथ साथ यह रिसर्च करने वाला पहला देश भी कहलाया जाएगा। पर क्या वजह है कि अपोलो 11 ने चांद का ये सफ़र सिर्फ 3 दिन में तय किया, जबकि चंद्रयान 3 को पूरे 40 दिन लग गए। असल में ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पर जल्दी नहीं पहुंच सकता था। ये सारी बात है प्रायोरिटीज की। अपोलो 11 एक क्रूड मिशन था, यानी वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसको ह्यूमन के साथ चांद पर लैंड करना था। यहाँ प्रायोरिटी क्रू को बाहिफाजत चांद तक लेके जाना और फिर वापस भी लाना था। इसी वजह से अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्जन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखा गया कि वो कम टाइम में ही इतना स्पीड अचीव कर ले जिससे वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल सके। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 में कोई इंसान नहीं था। ये एक रिसर्च मिशन है जिसमें प्रायोरिटी जल्दी पहुंचना नहीं बल्कि अपने साइंटिफिक मकसद को हासिल करना है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडने के बाद अब एक बहुत अहम सवाल उठाया जा रहा है कि जब चांद पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का क्या होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी के जरिए ही खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। चांद के साउथ पोल पे 14 डेज तक सनलाइट पड़ती है और अगले 14 दिनों तक मुकम्मल अंधेरा रहता है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर का इसरो के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा, लेकिन वो विक्रम लैंडर के साथ कांटेक्ट में होगा और फिर विक्रम लैंडर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इसरो की टीम तक रिले कर पाएगा। इन 14 दिनों के अंधेरे में ये अपनी बैटरी पावर को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, ताकि ऐसा न हो कि पावर ख़त्म होने की वजह से इनका मेन कंप्यूटर बंद हो जाए। ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई मसला न हो जाए और इसरो का लैंडर और रोवर के साथ कांटेक्ट हमेशा हमेशा के लिए टूट न जाए। पर एक बात तो तय है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वापस अर्थ का भी लूट कर नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें सिर्फ उतना फ्यूल ही था
جتنا لینڈنگ کے وقت استعمال ہوا تھا۔